रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। पवन कुमार अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था। उसने काफी ज्यादा शराब भी पी रखी थी, जिसके चलते उसको गहरा नशा हो चुका था। लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद पवन कुमार को पायल बजने की यानी कि पायल की झनकार की आवाजें सुनाई देती है। पवन कुमार सोचने लगता है कि आखिर इतनी देर रात गई, कौन आ गया है और ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है। पवन कुमार अपने बिस्तर से खड़ा होता है और अपने कमरे का जब दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पवन कुमार देखता है कि उसके सामने उसकी सासू गायत्री देवी खड़ी थी और उसके बदन पर केवल दो ही कपड़े होते हैं। पवन कुमार जैसे ही अपनी सासू गायत्री देवी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। अब इसके बाद गायत्री देवी अपने दामाद पवन कुमार को कहने लगती है कि देखो पवन, आज घर में कोई भी नहीं है, हम दोनों ही इस कमरे में अकेले हैं और मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम मेरी काली घोड़ी की सवारी करो। और वैसे भी मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि जब तक तुम 3-4 बार काली घोड़ी की सवारी नहीं कर लेते हो तब तक तुम्हें नींद नहीं आती है। पवन कुमार जैसे ही गायत्री देवी की इन बातों को सुनता है तो पवन कुमार गदगद हो जाता है। और दोस्तों, थोड़ा समय गुजरने के बाद गायत्री देवी पवन कुमार को लेकर अपने बेडरूम के अंदर चली जाती है। दोस्तों, इस अंधेरी रात के अंदर पवन कुमार और उसकी सासू गायत्री देवी के बीच में आज की पूरी रात क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और कानपुर में ही एक मोहल्ला लगता है जिसका नाम बस्ती मोहल्ला होता है। इसी मोहल्ले में रहने वाली गायत्री देवी, जिसकी उम्र 42 साल के आसपास की होती है, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला होती है। इतनी उम्र में होते हुए भी वह केवल 30 साल की दिखाई देती है। गायत्री देवी की केवल एक ही बेटी होती है जिसका नाम पूजा होता है, और उसने पूजा की 1 साल पहले शादी भी कर दी थी। गायत्री देवी का पति 8 साल पहले गुजर जाता है। लेकिन गायत्री देवी के पास बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, पैसा होता है, रुतबा होता है। फिर भी गायत्री देवी कई बार अपनी बेटी पूजा को कहा करती थी कि बेटी, तुम दामाद को लेकर अपने इसी घर पे रहना शुरू कर दो, ताकि यहाँ का कामकाज भी दामाद जी संभाल लिया करेंगे और साथ में तुम भी यहाँ रह लिया करना। लेकिन इसकी बेटी पूजा मानने को तैयार नहीं होती है। आखिरकार दोस्तों, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद एक दिन गायत्री देवी अपनी बेटी पूजा के पास फोन कॉल करती है और उसको कहने लगती है कि बेटी पूजा, तुम थोड़ा वक्त निकाल कर मेरे घर पे भी कभी आ जाया करो, और तुम्हारी शादी को गुजरे हुए लगभग 1 साल का वक्त होने वाला है, थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। तभी पूजा कहने लगती है कि मैं आज के आज ही तुम्हारे दामाद से इस बारे में बातचीत करूंगी। अब इसके बाद गायत्री देवी अपनी बेटी पूजा को पूछने लगती है कि बेटी, जो मेरा दामाद है पवन कुमार, वो तुम्हें खुश रखता है या नहीं रखता है। इसके बाद पूजा अपनी माँ गायत्री देवी को कहने लगती है कि तुम्हारे जो दामाद है पवन कुमार, वो मुझे बेहद खुश रखते हैं, लेकिन रात के समय काफी परेशान भी करते हैं। अब इसके बाद गायत्री देवी अपनी बेटी पूजा को पूछने लगते हैं कि ऐसी क्या बात है कि तुम्हें रात को वो काफी ज्यादा परेशान करते हैं। और इस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए पूजा देवी अपनी माँ गायत्री देवी को कहने लगती है कि माँ, जब तक वो 3-4 बार काम खत्म नहीं कर लेते हैं तब तक उनको नींद नहीं आती है। और इस तरह से दोस्तों, थोड़ी देर गुजरने के बाद दोनों की बातें खत्म हो जाती हैं और जैसे शाम का समय होता है, शाम के समय में पूजा का पति पवन कुमार घर पर आता है और पूजा अपने पति को कहने लगती है कि तुम्हारी सासू गायत्री देवी का फोन कॉल आया था, वो जो है हम दोनों को घर पर बुलाना चाहती है, और वैसे भी मेरा कल जन्मदिन है और मुझे तो जरूरी जाना पड़ेगा। तभी पवन कुमार कहने लगता है कि मैं बैंक की 4 दिनों की छुट्टी ले लेता हूँ और फिर कल के कल ही हम अपने जो है सासू माँ के पास चले जाएंगे। और इस तरह से दोस्तों, फिर पवन कुमार बैंक से छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद जैसे ही अगली सुबह होती है तो सुबह के 9 बजे के आसपास पूजा और पवन गाड़ी से जो है
गायत्री देवी के घर पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही गायत्री देवी के घर पर पहुंचते हैं, गायत्री देवी के घर के दरवाजे की डोरबेल बजाई जाती है, तो गायत्री देवी दरवाजा खोल देती है। इसके बाद जैसे ही गायत्री देवी घर का दरवाजा खोलती है, तो पवन कुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पवन कुमार देखता है कि उसकी सास गायत्री देवी ने बड़ी ही पतली और पारदर्शक सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें से उसका बदन पवन कुमार को साफ साफ दिखाई देने लगता है। अब जैसे ही गायत्री देवी का बदन उसको दिखाई देता है, तो वह देखता रह जाता है। वह अपनी सासू गायत्री देवी के शरीर की बनावट को, उसकी खूबसूरती को और उसकी जवानी को करीब से देख रहा होता है। इसके बाद गायत्री देवी अपनी बेटी पूजा और अपने दामाद पवन कुमार को लेकर घर के अंदर चली जाती है। पूजा अपनी माँ गायत्री देवी को कहने लगती है कि माँ, आज मेरा जन्मदिन है और मैं जन्मदिन भी यहीं पर मनाने आई हूँ। उसकी माँ गायत्री देवी बेहद खुश हो जाती है और शाम के समय जो है एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। पार्टी के अंदर इस पूजा की कुछ सहेलियां भी शामिल होती हैं और दोस्तों, इस पार्टी के अंदर इस लड़की पूजा का जन्मदिन मनाया जाता है और इस पार्टी के अंदर बहुत अच्छी खासी शराब का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ही पवन कुमार काफी ज्यादा शराब पी लेता है, तो वह टाइट हो जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो गायत्री देवी होती है, उसकी सास, पवन कुमार की सास, वह भी शराब पीती है, जिसके कारण उसको भी काफी गहरा नशा हो जाता है। दोस्तों, लगभग 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद लगभग पार्टी खत्म हो चुकी होती है। पूजा की जितनी भी सहेलियां होती हैं, वे कहने लगती हैं कि पूजा, तुम हमें हमारे घर तक छोड़ दो और फिर घर पर चले आना। इस तरह से पूजा अपने पति के पास जाती है, अपने पति को कहने लगती है कि मेरी सहेलियों को मेरे घर तक छोड़ दो। लेकिन पवन कुमार कहने लगता है कि मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक यूज कर रखी है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और इसके बाद पूजा ही फिर अपनी सहेलियों को छोड़ने के लिए जो है चल पड़ती है और वह गाड़ी निकालती है, अपनी सहेलियों को बिठाती है और उनके घर पर छोड़ने के लिए चली जाती है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, काफी बरसात होने लगती है। अब पूजा की सहेलियां पूजा को कहने लगती हैं कि पूजा, आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम जो है अपने पति पवन कुमार के पास फोन कॉल कर दो। और इसके बाद पूजा अपने पति पवन कुमार के पास फोन कॉल करती है और पवन को कहती है कि मैं आज रात जो है बारिश के कारण घर पर नहीं आऊंगी, मैं अपनी सहेली के घर रुक जाती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, साथ में अपनी सास का भी ख्याल रखना। और इस तरह से पवन कुमार वहां पर खुश हो जाता है। दोस्तों, उसकी सास गायत्री देवी को भी इस बात का पता चल जाता है कि जो उसकी बेटी पूजा है, वो आज रात घर पर नहीं आने वाली है। जैसे ही रात के 10 बजते हैं, तो 10 बजे के आसपास पवन कुमार अपने कमरे में जाकर लेट जाता है, लेकिन पवन कुमार को नींद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ उसकी सास गायत्री देवी को भी नींद नहीं आ रही थी और इस तरह से फिर गायत्री देवी चोरी चुपके अपने कमरे से बाहर निकलती है और फिर पवन कुमार के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। जैसे ही पवन कुमार दरवाजा खोलता है, तो पवन कुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पवन कुमार देखता है कि उसकी सास गायत्री देवी बिल्कुल उसके दरवाजे के सामने खड़ी थी और उसके बदन पर केवल 2 ही कपड़े होते हैं। इसके बाद गायत्री देवी अपने दामाद को कहने लगती है कि पवन, आज हम घर में दोनों अकेले हैं और हमारे पास बहुत काफी समय है, आज की रात हम अच्छे से गुजारने वाले हैं और आज की रात तुम जो है मेरी काली घोड़ी की अच्छी तरीके से सवारी कर सकते हो। देखते ही देखते पवन सारी बातें समझ चुका होता है। पवन भी कुछ कम नहीं होता है। पवन कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, इस वक्त का फायदा ही उठा लिया जाए, क्योंकि दोनों गहरे नशे में होते हैं। और इसके बाद दोस्तों, जो पवन की सास गायत्री देवी होती है, वो पवन को लेकर सीधे ही बेडरूम में चली जाती है और बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में जो है गलत रिश्ते बन जाते हैं, गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं और ये गलत रिश्ते लगभग पूरी रात बनाए जाते हैं, जब तक इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिरकार जैसे दोनों की संतुष्टि हो जाती है, तो फिर ये अपने अपने कमरों में जाकर लेट जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, तो सुबह के 9 बजे के आसपास पूजा अपने घर पर लौट आती है। वह देखती है कि उसका पति भी सोया हुआ था और उसकी माँ गायत्री देवी भी सो चुकी होती है। दोस्तों, ये दोनों ही 4 दिनों के लिए यहाँ पर आए थे और जैसे ही अगली रात होती है, तो शाम के समय में
पूजा, पवन और साथ में उसकी जो सास होती है गायत्री, वो ये तीनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो फिर अपने-अपने कमरों में जाकर लेट जाते हैं। और लगभग 11 बजे के आस-पास तक जो है पवन कुमार की पत्नी पूजा को काफ़ी गहरी नींद आ जाती है, लेकिन पवन कुमार को आज भी नींद नहीं आती है। दूसरी तरफ उसकी सासू गायत्री देवी को भी नींद नहीं आ रही थी। ये दोनों आपस में मिलने के लिए बेचैन होते हैं। और इसके बाद जब इस लड़के पवन से रहा नहीं जाता है तो ये अपनी पत्नी के पास से उठता है और कमरे से बाहर निकलता है। फिर अपनी सास के दरवाजे पर चला जाता है और धीरे-धीरे दस्तक देने लगता है। गायत्री देवी दरवाज़ा खोल देती है क्योंकि उसको भी नींद नहीं आई थी और इसके बाद वह देखती है कि उसके सामने उसका दामाद पवन कुमार खड़ा होता है। उसकी सास उसको कहने लगती है कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे पास लेटी हुई है, अगर वो जाग गई तो यहाँ पर बखेड़ा खड़ा हो सकता है। लेकिन पवन कुमार मानने को तैयार नहीं होता है। फिर इसके बाद गायत्री देवी अपने दामाद पवन कुमार को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर से बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और इस तरह से पवन कुमार और उसकी जो सास गायत्री देवी होती हैं, ये दोनों ही फिर से गलत रिश्ते कायम करने लगते हैं। दोनों तब तक गलत रिश्ते कायम करते हैं जब तक इनकी दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसी दौरान दोस्तों जो पूजा होती है, पूजा की एक सहेली का फ़ोन कॉल पूजा के फ़ोन पर आ जाता है, जिसके कारण बेल बजती रहती है और पूजा की आँख खुल जाती है। पूजा अपनी सहेली को पूछने लगती है, कितनी देर रात गए तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? तभी उसकी सहेली उसको कहने लगती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर तुम मेरे घर पर आ जाओ और किसी अच्छे से हॉस्पिटल में मुझे ले जाओ तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन यहाँ पर पूजा देखती है कि उसका पति उसके बेड पर ही नहीं होता है और पूजा फिर अपने पति को ढूँढने लगती है। 2-4 कमरों में देखती है लेकिन उसका पति उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता है। आखिरकार पूजा अब सोचने लगती है कि अपनी माँ गायत्री देवी से पूछ लिया जाए कि उसके पति इतनी देर रात गए कहाँ चले गए हैं। और इसके बाद पूजा अपनी माँ गायत्री देवी के कमरे की तरफ आती है, कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। दोस्तों 5 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खोला जाता है और जब 5 मिनट का समय गुजरने के बाद गायत्री देवी दरवाज़ा खोलती है और फिर जब पूजा अंदर जाती है तो पूजा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूजा देखती है कि उसका पति पवन कुमार अपनी सासू के बिस्तर पर नग्न अवस्था में लेटा हुआ था। ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पूजा अपनी माँ गायत्री देवी को गाली देना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूजा और गायत्री के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि गायत्री देवी रसोई में जाती है, रसोई से चाकू उठाकर लाती है और अपनी बेटी पूजा पर कई बार ताबड़तोड़ वार कर देती है, जिसके चलते पूजा मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। घर में चीख पुकार मच जाती है, 1-2 पड़ोसी भी घर में पहुंच जाते हैं और फिर दोस्तों इसके बाद पवन कुमार खुद ही जो है पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है और आधे घंटे का समय गुजरने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पड़ोसी जन बयान देते हुए बताते हैं कि यहाँ पर जो है गायत्री देवी ने अपनी बेटी पूजा का कत्ल कर दिया है। गायत्री देवी अपने दामाद के साथ अपने गलत रिश्ते कायम कर रही थी और इसके बाद जो है पुलिस गायत्री देवी और पवन को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाती है। दोनों की जमकर पिटाई की जाती है। थोड़ी पिटाई के बाद ही पवन कुमार और गायत्री देवी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जैसे दोनों जुर्म कबूल करते हैं तो इसके बाद पुलिस इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है, एक मुकदमा दायर कर देती है। दोस्तों 6 महीने का वक्त गुजरने के बाद जज साहब गायत्री देवी और पवन कुमार दोनों को उम्र कैद की सजा सुना देता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।